नमस्कार। चलिए आज हम बिहार की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट रामनगर के अंदर झांकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होने वाला, नहीं, ये कहानी है उस जमीन की, वहां के लोगों के संघर्ष की, उनकी उम्मीदों की। कहते हैं राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, ये तो मिट्टी, पानी और उस जमीन पर रहने वाले लोगों के सम्मान की बात है। और ये बात रामनगर की सियासत पर आप देखेंगे बिल्कुल सटीक बैठती है। रामनगर की जिंदगी की धड़कन है गन्ना। यहीं से लाखों लोगों का घर चलता है, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यही मीठा गन्ना यहां के लोगों के लिए शिकायतों और गहरे असंतोष की कड़वी वजह क्यों बना हुआ है। गन्ने के खेतों से आगे बढ़े तो रामनगर का एक और चेहरा सामने आता है, और वो है यहां के घने विशाल जंगल। ये जंगल थारू आदिवासी समुदाय का घर है। यहां अधिकारों और पहचान के लिए एक खामोश लेकिन लगातार चलने वाला संघर्ष है। और इन सब के पीछे एक और सच्चाई छिपी हुई है, एक ऐसा संकट जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, स्वास्थ्य और कुपोषण की। यह एक इतनी बड़ी समस्या है कि जब हम इसके आंकड़े देखेंगे तो वो हमें सच में चौंका देंगे। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो रामनगर का जो सामाजिक गणित है वो एक सीधी सादी कहानी बताता है। यहाँ के मुस्लिम, अनुसूचित जाति और थारू आदिवासी आबादी, इन सबको अगर मिला दें तो किसी भी गठबंधन के लिए एक जबरदस्त जीत का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। लेकिन जमीन की हकीकत इस गणित को पूरी तरह से उलट देती है। बीजेपी यहां सिर्फ जीती नहीं है, बल्कि पिछले 25 साल से इस सीट को एक ऐसा किला बनाकर रखा है जिसे कोई भेद नहीं पाया। तो सवाल यही उठता है कि अगर सामाजिक समीकरण कुछ और कह रहे हैं और चुनावी नतीजे कुछ और, तो फिर रामनगर में असल में हो क्या रहा है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा बीजेपी के इस दबदबे के सफर पर नजर डालिए। साल 2000 में पहली बार जीते, फिर 2015 में महागठबंधन की जबरदस्त लहर आई, लेकिन यह किला तब भी नहीं टूटा। और तो और हाल ही में 2025 में एक बिल्कुल नए उम्मीदवार के साथ रिकॉर्ड वोट हासिल किए। मतलब पकड़ लगातार मजबूत ही होती गई है। अब जरा इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 42.9%। जानते हैं ये क्या है? ये पश्चिम चंपारण के उन बच्चों का प्रतिशत है जो कुपोषण की वजह से अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाए। ये एक बहुत बहुत गंभीर मानवीय संकट है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए एक चुनावी हथियार क्यों नहीं बन पाया? और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्यों की बात आती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी ये है कि वहां की सार्वजनिक बहस वो तथ्यों पर आधारित हो और हर इंसान के सम्मान को सबसे ऊपर रखे। जब स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो रही है। तो किसी भी चुनाव को समझने के लिए, किसी भी पार्टी के प्रदर्शन को परखने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक टेबल के 4 पाए होते हैं, है ना? चुनावी चेहरा, संगठन, नैरेटिव यानी कहानी, और रिसोर्स यानी संसाधन। अगर जीतना है तो ये चारों के चारों पाए मजबूत होने चाहिए। चलिए पहले पाए की बात करते हैं, चुनावी रणनीति। एनडीए की असली ताकत है उनकी जमीनी मशीनरी, जैसे पन्ना प्रमुख का नेटवर्क, जो एक एक वोटर तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की चुनावी मशीनरी में एक तरह की थकान दिखती है। कई बूथों पर तो उनके एजेंट तक नहीं होते, और अपने वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक लाने में भी वो अक्सर पिछड़ जाते हैं। अब दूसरा पाया देखिए, संगठन। एनडीए के पास एक एकजुट राज्य नेतृत्व है और जमीन पर उनकी मौजूदगी परमानेंट है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। जबकि महागठबंधन को देखें तो वहां कार्यकर्ताओं के बीच आपसी खींचतान, एक स्थायी दफ्तर की कमी और लगातार वॉलंटियर्स का साथ छोड़ना, ये सब आम समस्याएं हैं। तीसरा और बहुत जरूरी पाया है नैरेटिव यानी कहानी का। एनडीए ने डबल इंजन की सरकार और कल्याणकारी योजनाओं की कहानी लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ राज्य स्तर के बड़े बड़े नारों में उलझा रहा और वो स्वास्थ्य संकट या चीनी मिल के बकाये जैसे असल जमीनी मुद्दों से लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ ही नहीं पाया। और आखिरी पाया, संसाधन। एनडीए के पास बूथ लेवल तक पैसे और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का एक बहुत मजबूत सिस्टम है। वहीं महागठबंधन की फंडिंग ज्यादातर उम्मीदवार पर ही निर्भर करती है, और अक्सर दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए गाड़ी घोड़े जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी रह जाती है। और यही कमी चुनाव के आखिरी घंटों में खेल बदल देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि क्या बदलाव मुमकिन है? हां, और उसके लिए एक साफ रास्ता भी दिखता है।
क्या थारू समुदाय का कोई चेहरा उम्मीदवार हो, गन्ना किसानों को बड़ी कानूनी मदद मिले, घोषणा पत्र कुपोषण के संकट पर बने और एक स्थायी दफ्तर हो? क्या ये सब मिलकर इस किले में सेंध लगा सकते हैं? देखिए, ये बदलाव कोई एक रात की कहानी नहीं है। इसके लिए एक लंबी सोची समझी योजना चाहिए। पहला कदम होगा लोगों की असली शिकायतों की मैपिंग करना। दूसरा, उन मुद्दों पर प्रदर्शन करके एक नई कहानी बनाना। तीसरा, जमीन पर उतरकर वोटर्स को जोड़ना। और आखिर में चुनाव के ठीक पहले पूरी ताकत से जमीन और डिजिटल दोनों पर छा जाना। दिन के अंत में राजनीति वहीं सफल होती है जो लोगों के असली दर्द को समझे और उसे दूर करे। चाहे वो 300 थारू गांव के जमीन के पट्टे का मामला हो, हरिनगर चीनी मिल का सालों से अटका हुआ पेमेंट हो, या फिर बच्चों में कुपोषण और अनीमिया की ये डरावनी हकीकत हो, जीत का रास्ता यहीं से गुजरता है। और ये बात हमें एक बुनियादी सच की याद दिलाती है। कोई भी राजनीतिक सिस्टम, कोई भी सरकार तब तक नाकाम है जब तक वो अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े नागरिक के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाती। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है हर एक वोटर और कार्यकर्ता की प्राइवेसी। भारत का कानून साफ कहता है कि किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसकी सहमति से और सिर्फ उसी काम के लिए हो सकता है जिसके लिए सहमति ली रही हो। डेटा के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। जब राजनीतिक रणनीति इतनी वैज्ञानिक और सटीक हो जाती है, तो क्या यह शासन के स्तर को बेहतर बनाती है, या फिर यह सिर्फ चुनाव जीतने की कला को और भी ज्यादा परफेक्ट बना देती है? सोचिएगा जरूर। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।